जी सर, आइए। तो लास्ट क्लास में सर हम लोग डेप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे थे। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं डेप्रिसिएशन का, एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस ये कर रहे थे कि आप जब भी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उन एसेट्स को हमने कितनी कैटेगरीज में बांटा था सर? फोर ब्रॉड कैटेगरीज। देयर आर फोर ब्रॉड कैटेगरीज। सबसे पहले बिल्डिंग, दूसरा फर्नीचर, तीसरा इंटेंजिबल एसेट्स, चौथा प्लांट एंड मशीनरी। तो देयर आर फोर ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एसेट्स। ठीक है सर, ये जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं ये ब्रॉड कैटेगरीज कहलाती हैं क्लास ऑफ एसेट्स। तो देयर आर फोर क्लासेस ऑफ एसेट्स। फर्स्ट इज बिल्डिंग, सेकंड इज फर्नीचर, थर्ड इज इंटेंजिबल एसेट एंड फोर्थ इज प्लांट एंड मशीनरी। सर फिर ये जो क्लासेस है ना, ये क्लासेस फर्दर सब डिवाइडेड हैं इनटू ब्लॉक्स। क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। ठीक है, जैसे बिल्डिंग की हमने बात की तो हमने कहा रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो सकती है, कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। फर्नीचर इज सिंपली फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट इज सिंपली इंटेंजिबल एसेट। इनके कोई ब्लॉक्स नहीं होते। और प्लांट एंड मशीनरी के फिर हमने ढेर सारे ब्लॉक्स बनाए थे। हमने कहा था हो सकता है आपके पास कंप्यूटर हो सकता है आपके पास बुक्स हो सकता है आपके पास मोटर कार हो सकता है आपके पास एनी अदर एसेट हो। ठीक है सर, ब्लॉक में फॉल करने की कंडीशन क्या थी बताइएगा एक बार जरा। ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ एसेट में कोई भी एसेट कब आएगा? जब वो बिलोंग करता होगा सेम क्लास को और उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होना चाहिए। दो बातें कॉमन होनी चाहिए, क्लास सेम होनी चाहिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होना चाहिए। सर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर हमने डिस्कस किया था, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 5% पर एनम के रेट से। कमर्शियल बिल्डिंग पे हमने डिस्कस किया था, हम चार्ज करते हैं 10% पर एनम के रेट से। टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स पर हम चार्ज करते हैं 45%, सॉरी 40% पर एनम के रेट से। ठीक है ना? तो बेसिकली अगर कोई भी ऐसा एसेट है जो सेम क्लास का होगा और उसका रेट सेम होगा, एक ब्लॉक के अंदर आएगा। तो जितनी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है ना, जितनी भी, सब एक ब्लॉक में आएंगी। जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं सब एक ब्लॉक में आएंगी, और जितने भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब एक ब्लॉक में आएंगे। सर फर्नीचर का रेट भी 10% है। क्या फर्नीचर और कमर्शियल बिल्डिंग का एक ब्लॉक बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि दोनों की क्लास अलग अलग है। कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर, rate of depreciation is same, 10% per annum, but class is different। इसलिए ये सेम ब्लॉक में नहीं आएंगे। shall not fall in the same block। ठीक है सर, सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एक ब्लॉक, ऑल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वन ब्लॉक।
ऑल कमर्शियल बिल्डिंग्स, वन ब्लॉक, ऑल टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, वन ब्लॉक। सर ऑल फर्नीचर, ऑल, ऑल फर्नीचर, वन ब्लॉक। ठीक है सर, सोचिए। सर कंप्यूटर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? 40%। सर किताबों का भी 40%। बताइए क्या ये सेम ब्लॉक में आ सकते हैं? यस, इनका वन ब्लॉक बनेगा। क्यों? सर क्योंकि ये सेम क्लास के हैं, सेम क्लास, दोनों प्लांट एंड मशीनरी हैं, और इनका रेट सेम है, सेम क्लास, सेम रेट, सिंगल ब्लॉक। सर यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब एक सवाल उठता है बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो ये, हम इतना सोच क्यों रहे हैं? एक ब्लॉक बने या अलग अलग, कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? यस, बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। सर जब हम अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना, अकाउंट्स में भी तो डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन निकालते हुए हम एक कंसेप्ट फॉलो करते हैं। इन अकाउंट्स वी फॉलो इंडिविजुअल एसेट कंसेप्ट। इन अकाउंट्स वी फॉलो इंडिविजुअल एसेट कंसेप्ट। इंडिविजुअल एसेट कंसेप्ट क्या क्या होता है? दैट इज एवरी एसेट, एवरी एसेट हैज इट्स ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ठीक है, एवरी एसेट हैज इट्स ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ठीक है, हर एसेट अलग अलग है। सर अकाउंट्स के हिसाब से यहां इस टाइम पर 80 चेयर्स रखी हैं, ये सारी की सारी चेयर्स अलग अलग हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखती हैं, इन सब का डेप्रिसिएशन अलग अलग निकाला जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंडिविजुअली या सेपरेटली। हर एसेट का डेप्रिसिएशन आपको अलग अलग निकालना है। सर मैंने एक मशीन खरीदी, एक एसेट खरीदा, 1 जून को, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10 महीने का। और सेकंड एसेट मैंने खरीदा 1 अगस्त को, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 8 महीने का। ये अकाउंट्स की बात चल रही है सर, अकाउंट्स की। इन अकाउंट्स, टैक्स पर तो मैं आऊंगा। सिमिलरली इन अकाउंट्स, प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड
ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। जैसे ही आप कोई एसेट बेचते हैं, अकाउंट्स वाले क्या करते हैं? प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते हैं सर, प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं। हम ऐसा नहीं करते। ठीक है, हम अकाउंट्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में क्या होता है? सर मेरी आवाज आ रही है मीट पर? जी सर। हाँ सर, आ रही है। जी दिव्या मैम, कुछ नेटवर्क इशू होगा आपके एंड पे। जी सिद्धार्थ सर, वॉइस में कुछ इशू हो रहा है सर? सर एक बार रिव्यू दे दीजिएगा सर, मैसेज आया ही नहीं था कब ज्वाइन करना है। सर मैंने ग्रुप पे कर दिया था सर। वैसे अभी तक हमने कुछ नया नहीं करा, लास्ट लिंक क्लास का नहीं ही कर आया रहे हैं। था जी सर, सर, लिंक का हम लोग इंतजार कर लिंक रहे तो हैं। सेम ही रहता है सर, लिंक तो चेंज ही नहीं किया ठीक है सर। फर्स्ट क्लास से। ठीक है। जी सर जी। अभी तक सर हम लास्ट क्लास का ही कर रहे हैं वैसे। मैं ये बता रहा था कि सर, हम अपने पास जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन में हमने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि देयर आर 4 क्लासेस ऑफ एसेट्स। एसेट्स को 4 क्लासेस में बांटा जाता है, और फिर इन क्लासेस को हम बांटते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिफरेंट ब्लॉक्स में। और ये ब्लॉक किस बेसिस पे बनते हैं? ये ब्लॉक बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज। जितना हम अपने पास डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, उसके बेसिस पर ब्लॉक बनाए जाते हैं। सेम रेट वाले जो एसेट्स होते हैं, उनका डेप्रिसिएशन एक जगह पे कर दिया जाता है। जो भी ऐसे एसेट्स होंगे जिनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होगा, वो एक ब्लॉक का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो कमर्शियल बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, इनका एक ब्लॉक नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर की और बुक्स की, दोनों का डेप्रिसिएशन का रेट 40% है, दोनों प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है, एक ब्लॉक बन जाएगा। सेम क्लास है, सेम रेट है। अब मैं डिस्कस ये कर रहा था कि हम इतना सोच क्यों रहे हैं, क्यों हम ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा ब्लॉक बनने से? तो देखिए, जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो अकाउंट्स में हर एसेट को इंडिविजुअली माना जाता है, अलग अलग माना जाता है, सब पर अलग अलग डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो सर इनकम टैक्स में किसी भी एसेट की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती। एसेट्स डज नॉट हैव एनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ठीक है, इनकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ? सर मेरे पास एक ब्लॉक है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं एक असेसी के पास 40, 40 बिल्डिंग्स। तो ये जो 40 बिल्डिंग्स है ना, इनकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, ये एक ब्लॉक है। नो इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ एनी एसेट इन द ब्लॉक। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? सर मैं बताता हूं। देयरफॉर
combined depreciation will be calculated on total value of the block. सर ये सारे के सारे एसेट्स जो है ना एक ब्लॉक का पार्ट बन जाएंगे, सारे के सारे एसेट एक ब्लॉक का पार्ट बन जाएंगे। तो इससे होगा ये, अब आप डेप्रिसिएशन हर एसेट के ऊपर अलग अलग नहीं लगाएंगे, एक कंबाइंड डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। सर मान लीजिए मिस्टर ए के पास 40 बिल्डिंग्स हैं और इन 40 बिल्डिंग्स की वैल्यू आ रही है सपोज 8 करोड़ रुपए, एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं, तो बस आप सीधा 8 करोड़ पर 5% डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। ठीक है, वैसे क्या होता था, वैसे हम हर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन अलग अलग लगाते हैं। 40 एसेट्स हैं तो 40 बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब इन 40 के 40 एसेट का डेप्रिसिएशन इकट्ठा एक ही बार में निकलेगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट और क्या फर्क पड़ेगा? इफ एनी एसेट falling in the block is sold during the year, मान लीजिए आपने एक एसेट बेच दिया, तो सर मेरे पास एक एसेट था 10 लाख वाला, मैंने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 2 लाख का। ठीक है, और एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं मैंने उसको बेच दिया 5 लाख में। सर 10 लाख वाले एसेट पर मैंने एक बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग एक मिनट के लिए मान लेते हैं 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 2 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका, बताइए बिल्डिंग कितने की बची? 8 लाख की। 8 लाख वाली बिल्डिंग हमने 5 लाख में बेच दी, बताइए फायदे की बात है नुकसान की? सर ये ऐसा अकाउंट्स में होता है। इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ये बिल्डिंग एक है ही नहीं, 40 बिल्डिंग है ना, ये 40 की 40 बिल्डिंग मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। अब इन 40 में से एक बिल्डिंग आपने बेची, फायदे पर बेची या नुकसान पे, ये निकालना ही नहीं है। बिल्डिंग का फायदा और नुकसान कब निकलेगा, पहले 40 की 40 बेचो फिर निकालेंगे। ठीक है सर, यहां मान लीजिए हमारे पास 80 चेयर्स हैं, अकाउंट्स वाले कहते हैं एक एक चेयर इंडिविजुअल एसेट है, इस एक चेयर को भी बेचेंगे डेप्रिसिएशन अलग अलग लगेगा, डेप्रिसिएशन अलग अलग लगेगा प्लस सेल का प्रॉफिट और लॉस अलग अलग निकलेगा। हम कह रहे हैं ना डेप्रिसिएशन अलग निकालेंगे ना सेल पर प्रॉफिट और लॉस अलग निकालेंगे। सर पागल हो जाएंगे वो साहब, अगर ऐसे एसएससी के एक एक एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चेक करने बैठ गए तो यही करते रह जाएंगे। हमने कहा हम ये सब करेंगे ही नहीं, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। मान लीजिए हम किसी असेसी की बात करें, उसके पास चेयर्स हैं, सर सोचिए यहाँ कितनी चेयर्स होंगी, सर बहुत होंगी सर। ठीक है, इतना बड़ा ऑफिस है सिविक सेंटर में, अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही बात करूं, छोड़ दीजिए एमसीडी का ऑफिस, तो इनकम टैक्स के ही ऑफिस की अगर बात करें, सर हजारों में होंगी चेयर्स। एक एक चेयर का डेप्रिसिएशन, चलिए हमें तो डेप्रिसिएशन निकालना नहीं है, ठीक है, इनकम टैक्स वाले थोड़ी डेप्रिसिएशन निकालकर अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट का पार्ट है, हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन सोचिए सर एसबीआई, एसबीआई के पास कितनी चेयर्स होंगी? सर बहुत होंगी सर, 2000 ब्रांचेस हैं एसबीआई की, 2000। ठीक है, एक ब्रांच के अंदर अगर कोई छोटी सी भी ब्रांच होगी ना सर, तो 10 चेयर्स होंगी कम से कम। भाई 4-5 लोगों का स्टाफ तो होगा, छोटी से छोटी, बहुत घटिया ब्रांच 4-5 लोग तो होंगे, 4-5 लोगों के बैठने की अपनी चेयर्स, फिर कस्टमर के लिए भी कुछ ना कुछ तो इंतजाम किया ही होगा। और जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं सर, वहां पर तो कोई बड़ी बात नहीं, 50-100 कुर्सियां रखी हो। ऐसे में सोचिए 2000 ब्रांचेस, ऑन एन एवरेज में एक ब्रांच के अंदर 20 कुर्सियां भी लेकर चलो ना, 40,000 चेयर्स होंगी सर। सोचिए हाउ इज इट पॉसिबल, 40,000 कुर्सियों का डेप्रिसिएशन मैं चेक करूं, फिर अगर उनमें से 2-4-5 किसी साल में टूटकर खराब हो गई, बिक गई, तो उनका प्रॉफिट और लेस लॉस चेक करूं। सर इतना टाइम किसके पास है सर? हमने कहा सर भूल जाओ इन्हें, ये 40,000 चेयर्स नहीं है, ये एक ब्लॉक है फर्नीचर का, सिंपल। और क्यों सिर्फ चेयर्स, क्यों, टेबल भी तो हो सकती है, वो भी लो, और दूसरा सामान भी तो हो सकता है, वो भी ऐड करो, फर्नीचर के जितने आइटम है सब जोड़ लो।
और सारे के सारे जोड़कर एक ब्लॉक बन गया। अब आप इस पे प्रॉफिट और लॉस पता है कब निकालेंगे? जब ये पूरा का पूरा ब्लॉक बिकेगा, सब कुछ बेच दो, फिर निकालूंगा प्रॉफिट या लॉस। जब तक आप सारे के सारे एसेट बेच नहीं देते, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इफ एनी एसेट फॉलोइंग इन द ब्लॉक इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, नो प्रॉफिट और लॉस शैल बी कैलकुलेटेड। सर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना ही नहीं है। ठीक है, कब निकालना है? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल will be calculated when whole block is transferred oblique sold। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा सर बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 50 पढ़ाते हुए। सर सेक्शन 50 वैसे पता है कौन से चैप्टर का है? कैपिटल गेन का। सर पीजीबीपी तो सेक्शन 28 में शुरू होता है, 44D पे खत्म हो जाता है। मैं तो सेक्शन 50 की बात कर रहा हूं। सेक्शन 50 सर कैपिटल गेन याद है आपको कहां से शुरू हुआ था? 45(1) से, और खत्म कहां हुआ था? 55 कैपिटल ए पे। ठीक है, उसके बीच का एसेट है, उसके बीच का सेक्शन है या तो सर ये कैपिटल गेन का पार्ट है, पढ़ेंगे हम पीजीबी में। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएबल एसेट की बात करता है और डेप्रिसिएशन हम पीजीबी में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम अगर किसी एसेट के ब्लॉक को ही बेच दें तो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है मेरे पास एसेट ही एक हो ब्लॉक के अंदर, तो बात अलग है। ठीक है भाई, मेरे पास मेरे बिजनेस में एक ही चेयर है और कुछ है ही नहीं, छोटी सी एक दुकान चलाता हूं, कोई टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक चेयर है, उस पर बैठकर काम करता हूं। ठीक है, तो फिर बात अलग है, आपने एक चेयर बेच दिया, प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। ठीक है सर, लेकिन ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही होता है। तो बहुत ही छोटा सा कोई शॉपकीपर है, उसके यहाँ ऐसा हो सकता है बेचारे के यहाँ, अदरवाइज अदरवाइज आप जब तक सारे एसेट ना बेचें, सर कोई बेचता ही नहीं। सर कौन बेचेगा आप बताइए? मैं अपने ऑफिस का सारा फर्नीचर बेच दूं, फिर बैठूंगा कहाँ पे? सड़क पे थोड़ी बैठूंगा जाकर। ठीक है, जमीन पे बैठकर काम थोड़ी करूंगा। ठीक है, हाँ ऐसा हो जाता है कि भाई एक चेयर खराब हो गई, मैंने उसको बेचा, दूसरी ले आया। ठीक है, चार चेयर्स खराब हो गई, मैंने कहा सारी चेयर बदल दो, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सर कि मैं सारा फर्नीचर ही बेच दूं। फर्नीचर बेचूंगा तो बिजनेस कैसे चलाऊंगा? ठीक है, तो ऐसे में जब तक आपका पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर ना हो जाए, हमने कहा हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना ही नहीं चाहते, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन ही नहीं की जाएगी। ठीक है सर, हमने लास्ट क्लास में ये कंसेप्ट डिस्कस किया था, थोड़ा टाइम क्योंकि कम था तो हम इसकी रेलिवेंस डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो ब्लॉक कैसे बनता है? सेम क्लास सेम रेट। जब एक पर्टिकुलर एसेट ऐसा हो जो सेम क्लास में आता हो और उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम हो, तो हम अपने पास इस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, आइए सर एक बार जरा ये जो बातें हमने डिस्कस की हैं इसको हम नोट्स में से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि भाई ये हमारे पास एसेट की टाइप्स क्या क्या है। हमने क्लास की बात की ना, देयर आर 4 क्लासेस ऑफ एसेट। जैसे हमने सबसे बात की, पहले बात की बिल्डिंग। व्हाट इज बिल्डिंग? बताइए बिल्डिंग किसे कहते हैं? सर लैंड के ऊपर जो होती है, हाँ ऐसे नहीं सर, लैंड के ऊपर जो होती है, बस इतना सही था। ठीक है, हाँ नीचे भी तो हो सकती है, बेसमेंट इज ऑल्सो अ बिल्डिंग। ठीक है, मैं कह रहा हूं ऊपर नीचे की बातें क्यों कर रहे हैं? सर मेरे पास रोड है, रोड। बताइए रोड क्या है? जी सर, जी सर, रोड। सर रोड इज अ बिल्डिंग। रोड बनाई जाती है लैंड के ऊपर, बस जो बनाया गया है दैट इज बिल्डिंग। ठीक है, अगर आपने बनाई है दैट इज बिल्डिंग। सर सोचिए, रोड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्या? सर लगेगा। सर हम अभी सिविक सेंटर में बैठे हैं, ये बाहर गाड़ियां चल रही हैं, ये रोड ही तो है। ठीक है, ये रोड अपने आप थोड़ी बनी होगी, बनाई गई होगी, इसके बनाने में भी तो खर्चा हुआ होगा।
इस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्या? चलिए ये बिल्डिंग एमसीडी की है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये एमसीडी की ना होकर किसी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड की होती, या कोई कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड की होती, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे रेंट पर लेता है, या छोड़िए वो अपनी यहाँ पर ऑफिस चला रहे होते हैं। सर बड़े बड़े ऑफिस भी तो होते हैं, आप जाइए गुड़गांव में, एक से एक बड़े से बड़ा ऑफिस है, वहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज है सर, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। सर फैक्ट्री के अंदर की जो रोड है वो बनाने में खर्चा नहीं हुआ क्या? सर उसमें भी खर्चा हुआ है, तो इस खर्चे की छूट नहीं मिलेगी? पक्का मिलेगी, डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। इस रोड पर आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, लेकिन हाँ सर ये बाहर बिल्डिंग के बाहर एक सड़क जा रही है, ये सरकारी है, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन तभी तो लगेगा ना जब एसेट मेरा होगा, वो एसेट तो सरकार का है, सरकार थोड़ी इनकम की कैलकुलेशन करके टैक्स जमा करा रही है, लेकिन मैं तो कर रहा हूं ना सर। अब ये रोड रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये बनी हुई कहां है। सर रेसिडेंशियल सोसाइटीज के अंदर भी तो सड़कें बनी होती हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज होती हैं वो प्राइवेट होती हैं। सर पटपड़गंज की एक सोसाइटी में मेरा फ्लैट है, तो वहां सोसाइटी के अंदर रोड बनी हुई है। ये जो सोसाइटी के अंदर रोड बनी हुई है सर, ये भी तो सोसाइटी नहीं बनाई है, सरकार थोड़ी आके बना कर गई है, सरकार ने तो लैंड अलॉट कर दी। अब उस लैंड के ऊपर गवर्नमेंट ने एक लैंड दे दी कि भैया ये लो तुम्हारी जमीन। अब सोसाइटी ने क्या करा, सोसाइटी ने बनाया यहां पर मेन गेट, एंट्री गेट, ठीक है, फिर यहां पर बनाई बिल्डिंग्स, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, सो ऑन, जितने भी ब्लॉक्स हैं, ठीक है, बीच में बनाई सड़कें, इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए। सर ये सोसाइटी ने बनाई है, ये सरकार आके नहीं बना कर गई, सरकार ने तो लैंड दे दी कि लो बेटा अब यहां बना लो जो बनाना है। ठीक है, ये जो सोसाइटी के अंदर की सड़क है, सर मान लीजिए किसी कंपनी की अपनी होती तो सोसाइटी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर आती, सर ये रोड भी रेसिडेंशियल में आती। अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री तो फैक्ट्री भी कमर्शियल में आएगी, सर फैक्ट्री की रोड भी कमर्शियल में आएगी, उन दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो अब हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि हम ये जो एसेट्स की बात कर रहे हैं, इन एसेट्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है सर, हमने लिमिटेड कैटेगरीज डिस्कस की हैं, कैटेगरीज ज्यादा हो सकती हैं। आइए प्लीज देख लीजिए जल्दी से एक बार पहले, डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 इन रेस्पेक्ट ऑफ। सर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, तो एसेट्स को पहले दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक होते हैं टेंजिबल एसेट, एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट। मैं पहले टेंजिबल की बात करूं तो टेंजिबल में क्या क्या हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी हम डिस्कस कर रहे थे, और फर्नीचर बीइंग टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट में क्या क्या हो सकता है, सर नो हाउ, नो हाउ का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, मैंने कोई पर्टिकुलर इन्वेंशन की, उसका फॉर्मूला बनाया, ये जो फॉर्मूला बना है सर, ये फॉर्मूला बेचा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये मेरे लिए एक इंटेंजिबल एसेट है, नॉलेज से बना है, नॉलेज को देख थोड़ी सकते हैं। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर बीइंग इंटेंजिबल एसेट। सर सर सेक्शन में लिखा है नॉट बीइंग गुडविल, गुडविल को इंटेंजिबल एसेट के अंदर आप इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ, सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, आप गुडविल पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सर सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का सेक्शन है, ये हमें सेक्शन डेप्रिसिएशन अलाउ करता है, ये कह रहा है कि इनटेंजिबल एसेट में आप गुडविल को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो गुडविल को इंक्लूड नहीं करेंगे इसका मतलब आप गुडविल पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है सर, कैपिटल गेन में गुडविल की सेल पर प्रॉफिट और लॉस में टैक्स देना पड़ेगा क्या, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वहां एक्सेप्शन नहीं थी, वहां नहीं कहा था गुडविल पे टैक्स नहीं लगाएंगे, गुडविल बेचिए आप टैक्स लगाएंगे, लेकिन आपने गुडविल खरीदी, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। सर मान लीजिए एक पर्सन अपना बिजनेस बेच दे, मिस्टर एक बिजनेस कर रहे थे, 20 साल से बिजनेस कर रहे थे, अब इनका बिजनेस में बड़ा नाम हो गया, एक दिन एक पर्सन ने आकर इनसे कहा भाई बिजनेस बेचोगे, ए ने कहा बेच देंगे। बी ने पूछा तुम्हारे कितने के एसेट है, कितने की लाइबिलिटी, ए ने कहा 50 करोड़ के एसेट हैं, 10 करोड़ की लाइबिलिटी।
बी ने कहा ठीक है, ये पकड़ो 40 करोड़ का चेक, कल से मत आना। बी ने कहा, ए ने कहा पक्का नहीं आऊंगा, पहले एक काम करो, सुनो, 50 करोड़ का चेक और बनाओ। ए ने बी से कहा 50 करोड़ का चेक और दो। बी ने पूछा किस बात का? इन्होंने कहा जी गुडविल का। 20 साल से मेहनत करके बिजनेस खड़ा किया है, तो मैं ऐसे ही बेच के थोड़ी चला जाऊंगा। ठीक है, बी बिजनेस खरीदना चाहते थे, तैयार हो गए। सर ये जो एक्सेस पैसे दिए जा रहे हैं ना, ओवर एंड अबव द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, बिजनेस के एसेट है 40 करोड़ के, मैं खरीद रहा हूं 90 करोड़ में, तो ये एक्सेस पैसे किस बात के? गुडविल के। जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं वो गुडविल के हैं। आपने गुडविल खरीदी, आप बी हैं इस टाइम पर सर। ठीक है, ए ने गुडविल बेची, कैपिटल गेन में टैक्स देना पड़ेगा। मैंने आपको गुडविल की कॉस्ट निकालना भी सिखाया था, याद कीजिए। अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती है। जैसे इस केस में ये बिजनेस करके इन्होंने गुडविल बनाई, 50 करोड़ के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा सर इन्हें, कॉस्ट तो इनकी निल होगी, है ना। दूसरी तरफ देखिए मिस्टर बी, इन्होंने 50 करोड़ रुपए देकर गुडविल खरीदी, इस 50 करोड़ के ऊपर ये डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, कभी फ्यूचर में अगर इन्होंने भी बिजनेस बेच दिया और उस टाइम पर इन्होंने गुडविल के ले लिए सपोज 150 करोड़ रुपए, उस टाइम पर इनको 100 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये जो गुडविल है इन्होंने 50 करोड़ रुपए देके खरीदी, अगर इन्होंने 150 की बेच दी तो डिफरेंस पे इन्हें टैक्स देना पड़ जाएगा आफ्टर इंडेक्सेशन, अगर 2-3 साल से बाद बेची है तो। और अगर 3 साल के अंदर अंदर बेच दी तो फिर तो शॉर्ट टर्म होगा। सर गुडविल के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पीरियड कितना? 36 मंथ्स। ठीक है, 36 मंथ्स। सर अभी बजट में कैपिटल गेन में बड़े मेजर चेंजेस हुए हैं, इन्हें आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बजट आया है हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। दूसरी बात, सर वैसे भी अभी ये सिर्फ प्रपोजल्स हैं, अभी ये बिल है, अभी तो ये पास होगा, पास होने में 2 महीने लग जाएंगे इसके, तब तक तो एग्जाम ही खत्म हो चुके होंगे। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बजट डिस्कशन के दौरान इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए, ठीक है, और उस प्रेशर के चलते गवर्नमेंट प्रोविजन को बदल दे। ठीक है सर, ये तो पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट में पास कराना है, पास हो गया तो ठीक है, और पास नहीं हो पाया तो सर जैसा पास होगा वो माना जाएगा। ठीक है, बिल इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्ट इज इंपॉर्टेंट, पास होने के बाद जो एक्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो प्रोविजन आए हैं सर, आप प्लीज इन पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, अब के बार जो प्रोविजन आए हैं तो सरकार ये कह रही है इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर देंगे, हमें नहीं करना पेपर में। ठीक है, सरकार ये कह रही है 36 महीने का टाइम पीरियड 24 महीने कर देंगे, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है सर। हम तो वही 12 महीने 24 महीने 36 महीने के हिसाब से पेपर करके आएंगे। ठीक है, आइए, तो गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बाकी सारे एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। सर ओन्ड होली और पार्टली बाय द असेसी, ये जो एसेट हैं ये या तो पूरे के पूरे आपके हों या थोड़े से आपके हों। मान लीजिए कोई ऐसा एसेट है जो मेरा है ही नहीं, सर ऐसे एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने कोई एसेट किराए पर ले लिया, किराए के एसेट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगने दूंगा। यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, दूसरी कंडीशन, सर ये कंडीशन है डेप्रिसिएशन लेने की। एसेट पे डेप्रिसिएशन तभी लगेगा जब वो बिजनेस के लिए यूज होगा। ठीक है सर, मेरे पास ऑफिस के अंदर एसी लगा हुआ है, इस पे लगाइए आप डेप्रिसिएशन, घर के एसी पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। ठीक है, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। सर रिटर्न डाउन वैल्यू, आपको डेप्रिसिएशन किस पे लगवाएंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगाएंगे। सर डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड होते हैं, एक होता है एसएलएम मेथड, एक होता है डब्ल्यूडीवी मेथड। दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं? बड़ा डिफरेंस होता है सर, पता है क्या डिफरेंस होता है? मैं बताता हूं। सर मैंने ना एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की। सर ये जो 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, अब इस पर मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, और 1 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 20% का रेट ले लेता हूं। 20 होता नहीं है सर, 20 होता नहीं है ना, इनकम टैक्स में तो अलग अलग रेट्स हैं। 1 मिनट के लिए मान लेता हूं डेप्रिसिएशन लगा 15 ही ले लेता हूं, कंफ्यूजन करना ही क्यों है। इसको 20 लाख कर देता हूं, तो ये 3 लाख आ जाएगा।
सर बताइए क्या बचा? 17 लाख रुपए। सर ये जो था ना, ये था परचेज प्राइस, या इसे आप ओपनिंग बैलेंस भी कह सकते हैं। ये है डेप्रिसिएशन। ये 17 लाख क्या निकल के आया? सर इसे कहते हैं क्लोजिंग WDV। क्या कहते हैं? क्लोजिंग WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब ये था फर्स्ट ईयर। ये क्या है बताइए? फर्स्ट ईयर। अब आइए सर सेकेंड ईयर पे। अब जब आप सेकेंड ईयर में दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15% का, वो किस पे लगाएंगे? सर डिपेंड करता है। केस 1, अगर आप फॉलो कर रहे हैं SLM, अगर आप SLM फॉलो कर रहे हैं तो पता है किस पे लगाएंगे? 20 लाख पर। और सर केस 2, WDV, सर मेथड। देखिए मैं समझाना ये चाह रहा था, दो बातें होती हैं, एक होती है WDV, एक होता है WDV मेथड। WDV किसे कहते हैं? बस डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बचता है उसे WDV कहते हैं। WDV मेथड किसे कहते हैं? सर WDV मेथड इसे कहते हैं कि अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, WDV मेथड में डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है। बताइए हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी? 17 लाख। 17 लाख का 15% डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो यहां ना लिखा है सर, देखिए लिखा है, आप जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? वो डेप्रिसिएशन लगाएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू पर। इसका मतलब पता है इनकम टैक्स क्या कहना चाहता है? इनकम टैक्स ये कहना चाहता है कि फॉलो WDV मेथड। ठीक है सर, देयर इज नो ऑप्शन। डेप्रिसिएशन लगाना मर्जी है या कंपलसरी है? कंपलसरी है सर। इट इज मैंडेटरी टू चार्ज डेप्रिसिएशन। अभी पढ़ाऊंगा, सेक्शन 32 में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन आपकी मर्जी से नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन तो लग के रहेगा, आप लगाएं या ना लगाएं। सर मैं बिजनेस कर रहा था, मैंने कहा मैं अपने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं चाहता, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? नहीं कह सकता। आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी आदमी ऐसा कहेगा ही क्यों? डेप्रिसिएशन लगाने से प्रॉफिट कम होता है या प्रॉफिट बढ़ जाता है? प्रॉफिट कम होता है। आप बताइए मुझे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? फायदे की बात है या नहीं है? सर वैसे तो फायदे की बात है, लेकिन कभी कभी ना फायदा होता नहीं है, कभी कभी। कभी कभी सोचिए, एक पर्सन थे मिस्टर ए, बिजनेस कर रहे थे और इनकम आ रही थी, बताइए कितनी? 5 लाख रुपए। पूरे साल में 5 लाख कमाते थे बेचारे बिजनेस से। ठीक है, 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगाना था, बताइए लगाएं या ना लगाएं? सर कुछ होगा नहीं लगाने से भी। मान लीजिए आप डेप्रिसिएशन लगा भी लें तो होगा क्या? कुछ भी नहीं। सर 5 लाख पे टैक्स कितना? 0। भाई 2.5 लाख एग्जम्प्ट हो जाएंगे, अगले 2.5 लाख के ऊपर, अगले 2.5 लाख के ऊपर आपको 12,500 की रिबेट मिल जानी है ओल्ड स्लैब में। और अगर आप न्यू रिजीम में जाएंगे, सर 7 लाख तक टैक्स नहीं लगना आपके ऊपर। जब मेरे ऊपर टैक्स लगना ही नहीं, तो मैंने सोचा यार क्यों बेकार में अपने एसेट की वैल्यू घटाऊं, और मैंने सोचा चालाकी से काम लेता हूं, डेप्रिसिएशन ही नहीं लगाता। इनकम टैक्स अगर बेटा हमसे चालाकी चलेगी नहीं, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? तो इनकम टैक्स ने लिख दिया लॉ में, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाया तो हमें नहीं पता। आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें या ना करें, बट इट विल बी अलाउड, मस्ट बी अलाउड। डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। एक मिनट, हाँ जी, इट इज मैंडेटरी टू चार्ज डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा।
ठीक है, कोई डाउट यहां तक? मैं ये बता रहा था कि सर डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है, कौन से मेथड से? WDV, नो ऑप्शन। और डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? सर ब्लॉक ऑफ एसेट पर, नो ऑप्शन। सर किस रेट से लगाएंगे? प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेजेस पर, नो ऑप्शन अगेन। असेसी के पास ऑप्शन ही नहीं है बेचारे के पास, उसे सिंपली लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। सर आगे देखिए प्लीज, ब्लॉक ऑफ एसेट, हम बार बार कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ एसेट किसे कहते हैं? ब्लॉक ऑफ एसेट मींस अ ग्रुप ऑफ एसेट फॉलोइंग विद इन द क्लास ऑफ एसेट, सेम क्लास, and in respect of which same percentage of depreciation is prescribed। सर इसीलिए मैं बार बार कहता हूं सेम क्लास सेम रेट। अगर आप जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उसका रेट और उसकी क्लास सेम है तो ये ब्लॉक में आ जाएगा। एक ब्लॉक होना चाहिए, एक क्लास होनी चाहिए। अगर ब्लॉक में आ गया तो एसेट की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ही नहीं। सर एक कंपनी के पास 40 फ्लैट थे, ठीक है, उन्होंने खरीदे थे 20 लाख रुपए के रेट से, 40 8 करोड़ के हो गए। एक फ्लैट का रेट बढ़कर मार्केट में हो गया 80 लाख रुपए। इन्होंने तो 20 का खरीदा था, इन्होंने 80 में बेच दिया। बताइए फायदा या नुकसान? नो कैलकुलेशन, होगी ही नहीं कैलकुलेशन। प्रॉफिट और लॉस कब निकलेगा? जब सारे के सारे फ्लैट बेचेंगे तब निकलेगा, ठीक है। या कभी एक और केस हो सकता है जब निकले, अभी सेक्शन 50 पढ़ाऊंगा वहां बात करूंगा, ठीक है। सेक्शन 50 में डिटेल में बात करेंगे। जब तक आपका ब्लॉक खत्म ना हो जाए आप प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। फिर आप करेंगे क्या? सर सिंपली 8 करोड़ के फ्लैट थे ना, 80 लाख रुपए माइनस कर दो, 7 करोड़ 20 लाख। अब आपको डेप्रिसिएशन 7 करोड़ 20 लाख में मिलेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार ये तो बच गया, टैक्स नहीं देना पड़ा, ऐसा नहीं है। इसको टैक्स देना पड़ गया। कैसे? इसने खर्चा किया 8 करोड़ का, खर्चा किया 8 करोड़ का, डेप्रिसिएशन कितने पे लिया? 7 करोड़ 20 लाख का। तो जो मैं खर्चा 80 लाख का क्लेम करता, इनकम टैक्स ने 80 लाख के खर्चे की छूट नहीं दी, ठीक है। बात करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। वैसे नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, हम 80 लाख को हाथ के हाथ इनकम मानते हैं, टैक्सेबल करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, इनकम में ऐड नहीं करेंगे। सर कैपिटल गेन में जो आप सेल प्रोसीड लेते हैं वो आपकी इनकम ही तो होता है। हम ये कह रहे हैं इनकम नहीं मानेंगे, इसे खर्चे में से घटा दो। सर सिंपल इकोनॉमिक्स का बिल्कुल छठी क्लास का रूल होता है, एक्सपेंडिचर सेव्ड इज इनकम अर्न्ड। मुझे कहीं 500 रुपए का खर्चा करना था, 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो खुशी सी होती है ना, वो खुशी इनकम की होती है सर। एक्सपेंडिचर सेव्ड इज इनकम अर्न्ड। खर्चे को कम कर देना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एसएससी की इनकम आपने टैक्सेबल कर दी। ये अब छूट थोड़ी ले पाएगा मुझसे 80 लाख की। हाँ, हाथ के हाथ टैक्स देने के बजाय इसको टैक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो धीरे धीरे करके पीएनएल में आता है, ठीक है। सर ये मजबूरी है हमारी, अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर एक एक एसेट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस अलग अलग निकालना पड़ता। सर आप ऐसा कर नहीं पाते, ठीक है। सर सोचिए, कुछ 13-14 करोड़ के आसपास की रिटर्न फाइल होती हैं हमारे यहाँ सालाना। उन 14 करोड़ में से मैं अगर मोटा मोटा 10% भी पकड़ू, सर 1 करोड़ 40 लाख बिजनेसमैन होंगे इंडिया में। उन 1 करोड़ 40 लाख के पास कितने एसेट होंगे सर? सर एक छोटा सा बिजनेसमैन भी होता है ना, 10-15-20 एसेट होते हैं, 50 एसेट होते हैं, ठीक है। सोचिए बड़े बड़े बिजनेसमैन तो लाखों एसेट लेके बैठे होते हैं। मैं एक एक एसेट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन चेक करूं कैसे? आप प्रैक्टिकली सोचिए, डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए सर। एओ साहब कैसे करेंगे बेचारे ये सारा काम? तो हमने कहा सर ये हम कर ही नहीं सकते, इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। सारे के सारे एसेट को एक ब्लॉक में लाओ, एक ब्लॉक के ऊपर एक बार में डेप्रिसिएशन लगाओ। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग होगी जब पूरा ब्लॉक बिकेगा। सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखिए प्लीज। बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल है 5%, कमर्शियल है अदर देन रेसिडेंशियल पर्पस 10%, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स 40%। सर बिल्डिंग इंक्लूड्स रोड्स, रोड इज बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग इंक्लूड्स ब्रिजेस। सर ये जो हम ब्रिज बनाते हैं, ये ब्रिज क्या है? बिल्डिंग है, ठीक है। इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी का ब्रिज है, सरकारी नहीं सर, सरकार थोड़ी टैक्स देती है, भारत सरकार की इनकम थोड़ी निकालूंगा, लेकिन ब्रिज तो प्राइवेट भी हो सकता है ना सर। आजकल गवर्नमेंट अपने पैसों से कंस्ट्रक्शन करने के बजाय कई बार
प्राइवेट कंपनीज से कह देती हैं आप कंस्ट्रक्शन कर दो। सड़क पे चलते हुए कभी आपने टोल टैक्स दिया है? सर आमतौर पर ये जो टोल वाली रोड्स होती हैं ये प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं। सर बाहर की रोड पर चलते हुए तो हमें नहीं देना पड़ता टोल टैक्स, क्यों? सरकार ने बनाई है। अब सरकार के पास पैसों की कमी है, हमारा देश सर गरीब देश है, बहुत पैसे थोड़ी है हमारे पास, सड़कें बनानी है, पैसे है नहीं, क्या करें? प्राइवेट कंपनी से कह देते हैं आप बना दो, फिर इसके ऊपर से जितने भी व्हीकल्स गुजरे उनसे आप टोल टैक्स कलेक्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे में सोचिए मैंने एक ब्रिज बनाया, उसके ऊपर गुजरने वाले व्हीकल्स से मैं टोल टैक्स कलेक्ट करूंगा, तो मेरे लिए तो प्राइवेट एसेट हुआ ना सर। मैं क्या करूं इसका? मैं इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। ठीक है, तो रोड्स, ब्रिजेस, सर कलवर्ट्स, ये क्या होते हैं? सर ब्रिज थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, एक होता है ब्रिज, हिंदी में कहते हैं पुल, है ना, इन्हें कहते हैं पुलिया। ठीक है, यू नो व्हाट इज पुलिया? वो छोटे होते हैं सर थोड़े से। ठीक है सर, इवन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर बिल्डिंग। सर वेल खुद थोड़ी बनते हैं, बनाए जाते हैं, बस जो बनाया जाए दैट इज बिल्डिंग, जो बनाया जाए दैट इज बिल्डिंग, और आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है सर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 10% डेप्रिसिएशन। सर मशीनरी एंड प्लांट, मशीनरी में क्या क्या चीजें आती हैं? सर शिप्स आते हैं, मशीनरी में व्हीकल्स आते हैं, सर किताबें आती हैं, किताबें। सर शिप तो मशीन ही होता है पक्का, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है, उसके अंदर सारी मशीनरी तो है ना, लेकिन इसके अंदर मशीन के साथ साथ सर किताबें भी कवर की जाएंगी, यही बात तो मैं आपको समझा रहा था। सर हर टेंजिबल एसेट जो बिल्डिंग नहीं है, जो फर्नीचर नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कवर हो जाएगा। साइंटिफिक अपार्चर्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या चीजें नहीं आती? सर टी बुशेस नहीं आती। सर ये बाहर पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग है क्या? नहीं। तो ये प्लांट एंड मशीनरी है क्या? नहीं। ये फर्नीचर भी नहीं है। सर बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं है, तो मैं तो बार बार यही कह रहा हूं ना, जो बिल्डिंग ना हो, फर्नीचर ना हो, मशीनरी, इसको थोड़ी मशीन कह दूंगा सर। ठीक है, ये प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी है। अब मैं कहूं सर ये भी मशीन है, देखो ऑक्सीजन जनरेट कर रही है, सर ये दिस इज इलॉजिकल, है ना। हाँ वैसे इलॉजिकल बातें हो जाती हैं कई बार। ठीक है, हाँ एक बार यहीं दिल्ली हाई कोर्ट में एक बड़े फेमस वकील साहब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, या ले भी लेता हूं सर, मेरे कौन से चाचा लगते हैं, प्रशांत भूषण के पापा शांति भूषण, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया कि सर मेरे एक क्लाइंट ने हार्ट का ऑपरेशन कराया, एंड हार्ट इज अ मशीन, वो पंपिंग कर रही है ब्लड की, इनको डेप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए। सर जज साहब ने लताड़ दिया उन्हें, मतलब डांटने से थोड़ा आगे बढ़ गए। सर हाउ इलॉजिकल सर, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है ना, टी बुशेस इज नॉट अ मशीनरी। ठीक है सर, टी बुशेस, टी जो चाय की पत्तियां होती हैं वो जनरेट करती हैं, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ जनरेट कर रही है मशीन है मेरे लिए, ऐसे थोड़ी होता है, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते आप। सर लाइव स्टॉक के बारे में तो हम बात कर चुके हैं सेक्शन 36(1) में, याद कीजिए। मान लीजिए मेरे पास लाइव स्टॉक है, मेरे पास जानवर है, एनिमल्स हैं, डेप्रिसिएशन थोड़ी लगा दूंगा उन पर, तो इनके खर्चे की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर मिल तो चुकी, 36(1) में पढ़ा तो था। आपने मान लीजिए एक एलिफेंट परचेज किया 10 लाख का, फिर वो मर गया, आपने उसकी बॉडी को 2 लाख का बेच दिया, 8 लाख रुपए पीएनएल में दिखा दीजिए, आप डेप्रिसिएशन थोड़ी दूंगा। सर बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिटिंग, इनको हटा दीजिए, तो बस जो बिल्डिंग नहीं है, जो फर्नीचर नहीं है, वो क्या है? सर मशीनरी है। हर एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा मशीन में ना सर अलग अलग रेट्स हैं हमारे पास, देखिए मान लीजिए एक्सरे मशीन है किसी के पास, एयर कंडीशनर है, जनरेटर है, फायर एक्सटिंग्विशर है सर, 15% डेप्रिसिएशन। सर मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, 15% डेप्रिसिएशन। शिप्स, वेसल्स, स्पीड बोट्स, सर 20% डेप्रिसिएशन। मोटर कार, बसेस, लॉरीज एंड मोटर टैक्सीज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, सर मेरे पास एक व्हीकल है जो मैं किराए पे चलाता हूं, टैक्सी, 30% डेप्रिसिएशन सर, 30। सर इसी से लिंक करके
एक बात और बता दूं, ये देखिए सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सर ये नाइन्थ एंड टेंथ पॉइंट। सर देखिएगा, ये वाली जो बिल्डिंग है ना, सॉरी, ये वाली जो मोटर कार है, मोटर कार, ये कौन सी है? जो मेरे अपने पर्सनल यूज में आ रही है, ठीक है। और ये वाली कौन सी है? जिसमें मैं टैक्सी चला रहा हूं। इसका डेप्रिसिएशन है 15%, इसका डेप्रिसिएशन है 30%। ये भी इसी के साथ देखिए सर। सर मेरे पास एक कार है जिसमें मैं टैक्सी चलाता हूं, और मैंने ये कार कब परचेज की है? 23 अगस्त 2019 से लेकर 1 अप्रैल 2020 से पहले तक। मतलब याद है हमने डेट डिस्कस की थी सर, 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020। सर 2020 में कोविड आया था, कोविड से पहले वाले साल में था ये, ऐसे याद रखिएगा। बस 23 अगस्त आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये नोटिफिकेशन तभी आया था। तो 2019-20 में 23 अगस्त से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर आपने कोई कार, कोई मोटर व्हीकल खरीद कर उसको यूज करना शुरू किया है, 15% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। अगर वो टैक्सी है, टैक्सी, तो 30 मिलता है ना, 15 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 45। और अगर वो टैक्सी नहीं है सर, मेरे अपने पर्सनल यूज में आ रही है, एक बात बताइए, पर्सनल यूज वाली कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? सर पर्सनल यूज से मेरा मतलब पर्सनल काम नहीं, मैं पर्सनली यूज करता हूं, मैं पर्सनली यूज करता हूं बिजनेस के लिए। सर मेरे पास कार है, मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूं सर, तो मेरा तो बिजनेस यूज हो गया ना। हाँ वो टैक्सी नहीं है कि मैं कहीं रोक कर खड़ा हो जाऊंगा और सवारियां बिठाना शुरू कर दूं, ठीक है सर, लेकिन यूज तो बिजनेस का है ना, मेरा अपना बिजनेस सर, किराए पे नहीं चला रहा, मेरा अपना बिजनेस, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कितना लगता है सर? 30 लगता है सर, 30, 30, ठीक है, 30, सॉरी 15 लगता है, 15, 15 में 15 जोड़ दूंगा तो 30 हो जाएगा। बस इस तरह से याद रखना है सर। नॉर्मल कार 15%, टैक्सी 30%, और अगर 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में यूज हुई है तो दोनों में 15-15 जुड़ जाएगा, हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। एक साल में 15% दिया और छुट्टी, अब हमेशा हमेशा के लिए उस कार का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही हो गया 30%, 45%, ठीक है सर। एरोप्लेन, एरो इंजन, इनके डेप्रिसिएशन का रेट होता है 40%। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%। सर किताबें सब पर 40%। सर एक्चुअली ना पुराने जमाने में ये डेप्रिसिएशन के रेट्स अलग अलग होते थे। आप देख रहे होंगे कि भाई ये इतनी कैटेगरीज क्यों बनी हुई हैं? ये इसलिए बनी हुई हैं कि इनके रेट अलग अलग लिखे हुए हैं इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स सेक्शन 32 का शेड्यूल आप देखेंगे ना, आज भी कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट 60% लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन सर सीबीडीटी का एक सर्कुलर आया, उसने कहा सर 60% डेप्रिसिएशन इज टू हाई, हम डेप्रिसिएशन मैक्सिमम 40% अलाउ करेंगे। अब सीबीडीटी का सर्कुलर है, यू हैव टू फॉलो, ठीक है। तो आज की डेट में 40 के ऊपर जितने भी रेट हैं उनको कितने पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया? 40 पर, एक को छोड़ के, सिर्फ एक को छोड़ के, सर ये वाली कार, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट ने 15% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन दिया था। ये 45 नहीं है, ये 30+15 है। वो जो 40 की रिस्ट्रिक्शन थी ना, बेस अमाउंट पर थी, तो बेस कितना है हमारा? सर बेस तो 30 है, 40 से कम है। बस गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने इस पर 15% का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन दे दिया, इसलिए ये 45 हो गया। इसको छोड़ के कहीं भी, इसको छोड़ के कहीं भी 40% के ऊपर का रेट नहीं है। सर पुराने जमाने में किताबें, इन पे डेप्रिसिएशन का रेट पता है क्या होता था? 60%। और खास बात, सर कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन पे डेप्रिसिएशन 60 से भी ज्यादा होता है, 60 से भी ज्यादा होता है। सर कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो किताबें हर साल बेकार हो जाती हैं,
100% डेप्रिसिएशन। ये कौन सी किताबें होती हैं सर? हमारी किताबें टैक्स की, हर साल बेकार हो जाती हैं, हर साल लॉ बदल जाता है, फिर से नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं। ठीक है भाई, क्यों आप सोचिए ना, यूनियन वाले क्यों हर साल आपको एक्ट इशू करते हैं? क्योंकि पुराना वाला तो काम ही नहीं आएगा। ठीक है सर, फाइनेंस एक्ट हर साल बदल जाता है सर। अब फाइनेंस एक्ट 2024 आने वाला है, ठीक है, बजट आ गया, 1-2 महीने में पास हो जाएगा, और पास होने के बाद सर, पास होने के बाद फिर लॉ बदल जाएगा सर। अभी तक की किताबों में कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन हो रहा है, और अब जो किताबें आएंगी उनमें नहीं होगा। तो अब पुरानी वाली किताबें देखकर आगे थोड़ी काम चल पाएगा, हर साल नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं सर। ऐसी किताबों का डेप्रिसिएशन का रेट पता है कितना था? 100%। ठीक है, लेकिन अब ये सारे के सारे कितने पे रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं? 40। आप 40 के ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक। इंटेंजिबल एसेट सर, डेप्रिसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्रिसिएशन के ऊपर आईटीआई आईटीओ पेपर 1 में क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज, और आईटीओ पेपर 4 सर अलग से क्वेश्चंस आ जाते हैं, अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। सिर्फ इतना, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है। सेक्शन 50 का एप्लीकेशन दे देते हैं साथ में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर इंटेंजिबल एसेट 25% डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, टोटल पता है कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं आज की रेट में? 10। 3 ब्लॉक बिल्डिंग के, 1 ब्लॉक फर्नीचर का, 5 ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी के। सर एक रेट है 15%, एक है 20, एक है 30, एक है 40, एक है 45। और सर एक ही ब्लॉक है इंटेंजिबल एसेट का। टोटल 10 ब्लॉक्स आर पॉसिबल। ठीक है, आपके जितने भी एसेट्स हैं वो 4 क्लासेस में बटेंगे, और ये 4 क्लासेस फर्दर डिवाइडेड है कितने में? 10 ब्लॉक्स में। 10 के अलावा कोई 11वां ब्लॉक हो ही नहीं सकता सर। ठीक है, आपके जितने भी एसेट्स हैं इन 10 के 10 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड कर दिए जाएंगे। सर ब्लॉक क्या होता है? मैडम ब्लॉक की तो डिस्कस कर रहे थे हम इतनी देर से। ब्लॉक का मतलब वो एसेट जिनका सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है और सेम क्लास में आते हैं। सेम क्लास सेम रेट, हर ब्लॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन अलग अलग निकलेगा। ओके। हाँ जी, डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी कैसे निकाली जाती है किसी भी ब्लॉक की? आप सबसे पहले लीजिए पूरे ब्लॉक का सर, ब्लॉक, एसेट नहीं, ब्लॉक। डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर कितनी, फिर इसमें आप ऐड कीजिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट फॉलिंग इन द ब्लॉक परचेज ड्यूरिंग द ईयर, फिर लेस कीजिए मनी रिसीव्ड। सर सीधा मनी रिसीव्ड, कितने पैसे आए माइनस कर दीजिए। ठीक है, मेरे पास अभी मैंने एग्जांपल लिया था, मेरे पास बिल्डिंग्स आ रही थी 8 करोड़ की, करंट ईयर में मैंने कोई परचेज नहीं की, एक 20 लाख वाला फ्लैट बेचा। 2 केस हो सकते हैं, हो सकता है 10 लाख का बेचा, हो सकता है 80 लाख का बेचा। 10 का बेचे 10 लाख घटा दीजिएगा, 80 का बेचे 80 माइनस कर दीजिएगा। जो बैलेंस बचा ना, पहले केस में बैलेंस बचा 7.9 करोड़, दूसरे केस में बैलेंस बचा 7.2 करोड़। बचे हुए बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगा देना है, दैट्स इट। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है सर? सर एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 32 इट इज मैंडेटरी टू क्लेम द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाना मैंडेटरी है, देयरफॉर डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू द असेसी वेदर और नॉट द असेसी हैज क्लेम्ड इट। आप डेप्रिसिएशन क्लेम करें या ना करें, डेप्रिसिएशन लग के रहेगा। सर पॉइंट क्लियर है सर? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। हाँ जी, तो ये हम अपने पास बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन की। अब हम एक काम करते हैं कि एक ना फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जरा थ्योरी 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 चल रही है ना, तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके जरा यहां तक की बातें और ज्यादा क्लियर हो। जी सर। सर अगर एसएससी क्लेम नहीं करेगा डिप्रिसिएशन, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो डिप्रिसिएशन हमें देना है? सर ऐसे जब तो हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं ना शैलेश सर,
हाँ तो एक ना एसेट्स का शेड्यूल बनता है, उस शेड्यूल से एओ साहब पता लगा लेंगे कि भाई इसके पास एसेट आ रहा था, इसने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। दूसरी बात, सर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना चाहते, मत कीजिए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मुझे। आप एओ साहब से जाकर कह दीजिए मुझे डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, सर वो आपको पक्का नहीं देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सर प्रॉब्लम पता है क्या है? सर प्रॉब्लम मुझे ये नहीं है कि ये डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगा रहा, सर मैं बताता हूं। एक असेसी ने पैसे कमाए 8 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन लगाना था 2 लाख रुपए, टैक्स देना था 6 लाख का। उसने कहा जी मैं डेप्रिसिएशन नहीं लेना चाहता, तो हम कहेंगे मतलब 8 लाख पे टैक्स दे दो, ठीक है सर। लेकिन दूसरी बात तो सुनिए, इसका एसेट था 10 लाख का, डेप्रिसिएशन लगना था 2 लाख रुपए, बैलेंस बचना था 8 लाख रुपए। चेंज करता हूं, वैल्यू सेम सी हो जाएगी। एसेट की वैल्यू थी, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं 15 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन लगना था 2 लाख का, बैलेंस बचना था 13 लाख रुपए। हम ये कह रहे हैं आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, मत लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन एसेट 15 लाख का नहीं होगा, एसेट 13 लाख का मान लिया जाएगा। सर आप समझ रहे हैं, जो हम ये कह रहे हैं ना डेप्रिसिएशन लगाना मैंडेटरी है, वो इनकम में से माइनस करने की बात नहीं हो रही थी, एसेट में से माइनस करने की बात हो रही थी। आप इनकम में एडजस्ट नहीं करना चाहते, मत कीजिए, कोई बात नहीं। आप ज्यादा पे टैक्स देना चाहते हैं, दे दीजिए, लेकिन एसेट में से ये माइनस होकर रहेगा, ठीक है सर। जब हम अपने पास इस एसेट को बेचेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो उस टाइम पर ना रिटर्न फाइल करते हुए जब हम अपना आईटीआर फाइल करते हैं ना, आईटीआर में लिखना पड़ता है कि हमने ये जो एसेट बेचा ये खरीदा कब था। बस आप ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए, एओ साहब सारी कैलकुलेशन खुद करके आपके एसेट की वैल्यू निकाल देंगे। अगर आपने एसेट की वैल्यू ज्यादा बताई है, वो मानेंगे नहीं। आप इनकम में से माइनस नहीं कराना चाहते, मत कराइए। आप टैक्स देना चाहते हैं, दे दीजिए, एसेट की वैल्यू तो घट के रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि डेप्रिसिएशन मेरे एसेट में से माइनस मत करो, डेप्रिसिएशन एसेट में से तो माइनस होगा ही होगा सर। आइए सर नेक्स्ट। सर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा ना एक क्विक रिव्यू देना चाहता हूं जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किए थे उस पर। सर हमने मेथड ऑफ कंप्यूटेशन डिस्कस किया था पीजीबीपी का। पीजीबीपी की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है बताइए? सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अब हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चन से आपको बड़े कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं सर। हमने अपने पास ना मेथड ऑफ कंप्यूटेशन डिस्कस किया था। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी का, सेक्शन 29। हमने अपने पास कहा था जब भी आप पीजीबीपी की इनकम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या लीजिए सर? आप ले लीजिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। सबसे पहले क्या लेंगे? नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट लेंगे सर। फिर इसके अंदर ना ऐड करेंगे, ऐड क्या ऐड करेंगे सर? दो चीजें ऐड करेंगे, दो चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले इनकम्स टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट ऐड करेंगे।
इनकम्स टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल ऐड करेंगे। ये क्या हो सकता है सर? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बताया जाए गिफ्ट फ्रॉम अ बिजनेस एसोसिएट। सर बिजनेस एसोसिएट से गिफ्ट मिला, याद है सेक्शन 28 पीजीबीपी की इनकम है सर। सर ड्यूटी ड्रॉबैक, ये भी हमने सेक्शन 28 में पढ़ा था। सर सेक्शन 28 के अलावा सेक्शन 41 भी तो पढ़ चुके हैं हम। सेक्शन 41 किस चीज का होता है बताइए, हमने डिस्कस किया था। सर सेक्शन 41 होता है डीम्ड इनकम्स का, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। डीम्ड इनकम्स टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सेक्शन 41(3) पढ़ा था सर हमने, सेक्शन 36(1) के फौरन बाद, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर आपके बेड डेट्स रिकवर हो जाते हैं या रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस, आपको एक्सपेंसेस रिकवर हो जाते हैं, तो ये आपकी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, ये सारे के सारे अमाउंट्स आ जाएंगे इफ नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। अगर ये पीएनएल की क्रेडिट पर नहीं आए हैं तो यहां दिखा दीजिएगा, और अगर ये पीएनएल में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके तो फिर तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, फिर क्या परेशानी है। सर मेरी पीजीबीपी की इनकम पीएनएल में आ रही है तो अच्छी बात है ना, आनी भी चाहिए। प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम तब है जब नहीं आ रही। अगर आपको लिख कर दिया जाए कि सर गिफ्ट मिला था दिखाया नहीं, आप ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए बेड डेट्स रिकवर हुए थे हमने दिखाए नहीं, आप ऐड कर दीजिएगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या चीज ऐड करते हैं? एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट नॉट अलाउड डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर कोई ऐसा खर्चा हो जो पीएनएल की डेबिट पे आ रहा हो लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है आना नहीं चाहिए, उनको उनको एड बैक कर दीजिएगा। जैसे क्या सर? क्या? मैं बताता हूं सर। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। याद है सेक्शन 40A में पढ़ा था, अगर आपने किसी नॉन रेसिडेंट को टीडीएस काटे बिना पैसे दे दिए तो खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई रेसिडेंट है तो 30% ऑफ एक्सपेंस पेड टू रेसिडेंट इफ विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड। बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिया, खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। एक्सपेंस इन एक्सेस ऑफ 10,000 पेड इन कैश। कोई भी खर्चा अगर आपने 10,000 के ऊपर कैश में कर दिया तो सेक्शन 40A(3) आपको छूट नहीं दूंगा। एक्सेस पेमेंट्स, एक्सेस पेमेंट्स टू रिलेटिव्स। अगर आपने रिलेटिव्स को एक्सेस पेमेंट कर दिया तो डिसअला हो जाएगा सर। एक्सेस पेमेंट 48(2) में पड़ा था, है ना। इसी तरह से सर मान लीजिए जीएसटी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अलाउ नहीं करूंगा सर। ठीक है, बोनस, कमीशन,
टू एम्प्लॉइज आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग होगा तो छूट नहीं मिलेगी सर। याद आ रहा है 43 बी में पढ़ा था सर, 43 बी में, जब तक इन खर्चों के पैसे नहीं देंगे ये खर्चा पीएनएल में आने नहीं दूंगा सर। ठीक है सर, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर अगर प्रोप्राइटर का कोई पर्सनल एक्सपेंस आया तो अलाउ नहीं करूंगा सर। इलीगल एक्सपेंसेस, याद है, एक्सपेंसेस विच इज प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ, ये पीएनएल में नहीं आ सकता। ठीक है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन अपने पास कोई ऐसा खर्चा करता है जो प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड एक्सपेंसेस, पीएनएल में आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे सर। ठीक है, हमने डिस्कस किया था, मिस्टर ए ने प्रोटेक्शन मनी दी, पीएनएल में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। मिस्टर ए ने ब्राइब दी, ब्राइब पीएनएल में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से सर एक्सपेंसेस ऑफ अदर हेड्स, अदर हेड्स, हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा पीएनएल की डेबिट पे दिखा दिया, सही किया गलत किया? गलत किया, इसको एड बैक कर दिया जाएगा, एड बैक। सर फिर आते हैं लेस वाले आइटम्स, लेस, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं सर, मैंने कोई नई बात नहीं की, बस ये बातें हमने अलग अलग सेक्शंस में पढ़ी थी, मैंने यहां एक जगह पे लिख दी। ठीक है सर, मैंने तो बहुत कम बातें लिखी हैं, हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है ना, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आप इसकी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बना लें आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर। अभी नहीं सर, अभी तो बातें अधूरी हैं, एक बार सारी बातें हो जाएं, फिर आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बना लीजिए इस फॉर्मेट की। सर अगर सिर्फ ये फॉर्मेट समझ में आ जाए ना तो 80% चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आईटीओ पेपर 4 में खास तौर पर आपका क्वेश्चन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है पीजीवीपी से आने की, वो कवर हो जाता है। सर आईटीआई आईटीओ पेपर 1 में एमसीक्यूज में भी इसके खास क्वेश्चंस होते हैं, बहुत हेल्पफुल है सर। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट सर एक दे दीजिएगा सर, हम लोगों को नहीं समझ में आता ना उतना, सर जी आपने सर, बना दीजिए अभी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, जैसे ये तो बनाया है इजी ना होगा सर, बनाने। इसी को और बड़ा कर लेंगे, यस सर, जो हमने ये बहुत बनाया है जरूर इसी को आता और है बड़ा सर, कर 20 लेंगे। मार्क्स आता जी जी जी, है। यस सर। आइए सर आइए, अब देखिए लेस वाले आइटम्स में क्या आएगा। सर लेस वाले में हमने कहा था इनकम्स क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सर दो चीजें ऐड करनी है, दो चीजें लेस करनी है, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जैसे क्या सर, इसमें हमने डिस्कस किया था, अगर कोई एग्जाम्ड इनकम पीएनएल की क्रेडिट पर आ रही हो उसको माइनस करके हटा दीजिए। सर इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स आ रही हो, कोई ऐसी इनकम हो जो पीजीबीपी में है ही नहीं, फिर भी हमने दिखा दी, क्या करें, माइनस करके हटा दीजिए। पीएनएल की क्रेडिट साइड पर आ रहा है बिल्डिंग सोल्ड, हाँ जी, बिल्डिंग सोल्ड कैपिटल गेन में जाना चाहिए। पीएनएल की क्रेडिट साइड पे आ रहा है रेंट ऑफ बिल्डिंग रिसीव्ड, पीएनएल की क्रेडिट पर नहीं आना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, एनी अदर अमाउंट नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सर सुनिए मेरी बात ध्यान से, हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिला, बताइए पीएनएल की क्रेडिट पर आएगा या नहीं आएगा?
सर अगर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, हमने सेक्शन 28 में पढ़ा था, याद कीजिए, आपने पहले टैक्स पे किया, उस टाइम पर इसे खर्चा मान लेंगे, अब रिकवर हुआ तो इनकम मान लेंगे। मैं कह रहा था सोचिए, हमने टैक्स पे किया तो पहले टैक्स पे करने को खर्चा मानते हैं, रिकवर होने को इनकम। हमने अपने पास टैक्स पे किया और एओ साहब के पास पहुंचे, हमने कहा सर टैक्स पे किया है, खर्चे की छूट दे दो प्लीज। उन्होंने भगा दिया, उन्होंने छूट ही नहीं दी। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है सर, खर्चों की छूट मिलने की शर्तें होती हैं। जैसे आप कोई भी खर्चा करके अगर इनकम टैक्स में जाकर कहें कि खर्चा करा है, तो वो कहेंगे लाओ प्रूफ निकालो। उन्होंने कहा अच्छा टैक्स जमा कराया है, मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा लाओ दिखाओ चालान, चालान खो गया। मैंने कहा सर अभी ढूंढता हूँ, उन्होंने कहा ढूंढो। मैं ढूंढता रहा, मिला ही नहीं। वैसे तो ऑनलाइन निकल जाता है, मैं तो समझाने के लिए एक बात समझाना चाह रहा हूँ। सर अब अगर मैं प्रूफ सबमिट ही ना कर पाऊं तो एओ साहब आपको खर्चे की छूट अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने खर्चे की छूट नहीं दी। फिर क्या हुआ? फिर बाद में 2 4 6 महीने, 1 साल 2 साल के बाद ये टैक्स के पैसे वापस आ गए। अब बताइए, जब आपने पे किया था आपको खर्चे की छूट मिली थी? नहीं। अब जब वापस आएंगे, क्या इसे इनकम मानेंगे? सर जब उस टाइम एक्सपेंस नहीं माना था, तो अब आप इनकम कैसे मान सकते हैं, आप मुझे बताइए। सर एक एसएससी के बेड डेट्स हुए, बेड डेट्स। बेड डेट्स होते हैं तो पीएनएल की डेबिट पे आता है, रिकवर हो जाए तो पीएनएल की क्रेडिट पर आता है। हुआ क्या, जब बेड डेट्स हुए ना, तो ये पहुंचा एओ साहब के पास, कहने लगा सर बेड डेट हो गए, छूट दे दो। उन्होंने भगा दिया डांट के, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दे रहा। मर्जी है उनकी। अब सोचिए, बेड डेट्स जब हुए थे तो इसे छूट नहीं मिली थी, अब ये बेड डेट फ्यूचर में रिकवर हो गए। अब जब रिकवर होंगे तो आप इनकम मानेंगे? अरे सर जब बेड डेट ही नहीं माना था तो बेड डेट रिकवर्ड कैसे मान रहे हैं आप? ठीक है, मिस्टर ए को पैसे लेने थे रमेश से, उसने एओ साहब से जाकर कहा सर रमेश पैसे नहीं दे रहा, बेड डेट मान लो। एओ साहब ने कहा नहीं मैं तो नहीं मान रहा, दे देगा। तो दे देगा तो ठीक है, बाद में रमेश ने पैसे दे दिए तो अब इनकम थोड़ी मानेंगे। एओ साहब ने खर्चा ही कहां माना, उन्होंने कहा था दे देगा, दे दिए, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे में बेड डेट्स रिकवर्ड आपकी इनकम बनेंगे। सर लेकिन इनकम बनने से पहले खर्चा तो बनाओ, अगर खर्चा नहीं माना तो इनकम भी नहीं मानेंगे। सर अगर बेड डेट्स अलाउड थे तो बेड डेट्स रिकवर्ड इनकम है, लेकिन अगर बेड डेट्स अलाउड नहीं है तो बेड डेट्स रिकवर्ड इनकम भी नहीं है। सर लिख दूं ये बात में? मान लीजिए असेसी क्लेम बैड डेट्स, ठीक है, और उसके बाद इन अर्लियर ईयर्स एंड सच बैड डेट्स आर रिकवर्ड इन करंट ईयर। बैड डेट्स की रिकवरी हो गई। तो अब इफ बैड डेट्स आर अलाउड एज एक्सपेंस अर्लियर, बैड डेट्स को खर्चा मान लिया गया, तो बैड डेट्स रिकवर्ड shall be treated as इनकम। जब बैड डेट्स हुए थे तो खर्चा माना था, अब रिकवरी होगी तो इनकम मानेंगे सर, इनकम। और मान लीजिए सेकंड केस, if bad debts are not allowed as expense, बैड डेट्स को खर्चा नहीं माना गया था, तो नाउ बैड डेट्स रिकवर्ड shall not be treated as इनकम। जब आपके बैड डेट्स हुए उस टाइम पर आपको खर्चा दिया गया था, अब रिकवरी होगी
इनकम मानी जाएगी, और अगर बैड डेट्स को एक्सपेंस नहीं माना था तो रिकवरी को इनकम भी नहीं मानूंगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सो क्वेश्चन में सिंपली बोल देता है कि बैड डेट रिकवर्ड, तो पता कैसे चलेगा तो अलाउड हुए थे या नहीं? सर अगर सिर्फ इतना बताया बैड डेट्स रिकवर्ड तो इसका मतलब अलाउड हुए होंगे। अगर अलाउड नहीं हुए होंगे तो क्वेश्चन बताएगा अलाउड नहीं हुए थे। ठीक सर। सर पॉइंट क्लियर है सर? ये हमारे पास बात हो गई इनकम्स की। सर इसके बाद नेक्स्ट हमें ना यहाँ पे लेस करना होता है, लेस। ये लेस का है नंबर 1, ये लेस का है नंबर 2। एक्सपेंसेस अलाउड डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी बट नॉट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। वो खर्चे जिनकी छूट तो मिलती है लेकिन जो पीएनएल में आए नहीं है। वो खर्चे जिनकी छूट तो मिलती है लेकिन जो पीएनएल में आए नहीं है, जैसे सर डेप्रिसिएशन, एज पर सेक्शन 32, नॉट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। सर मेरे एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मैंने निकाला सेक्शन 32 के हिसाब से, ये पीएनएल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। सर आ ही नहीं रहा था, क्वेश्चन में ऐसा बताया गया। क्वेश्चन बताएगा सर, मैं कैसे बता सकता हूं? क्वेश्चन बता देगा कि सर हम पीएनएल में डेप्रिसिएशन दिखाना भूल गए। तो अगर भूल गए तो हम दिखा देंगे ना, प्रॉब्लम क्या है, हम दिखाएंगे पीएनएल में डेप्रिसिएशन। ठीक, यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? बस ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो फाइनली निकल कर आएगा ना, that will be your income under the head पीजीबीपी। ये है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। सर पॉइंट क्लियर है? आइए क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 है ये असाइनमेंट का, जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है उसका। इसमें हमें अपने पास ना एक पीएनएल अकाउंट गिवन है सर। द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर राहुल बजाज। कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस सर, बिजनेस पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए कह रहे हैं। सिर्फ पीजीबीपी पे फोकस करूंगा मैं, बाकी किसी बात के बारे में नहीं सोचूंगा। सर देखिए पीएनएल अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक होती है क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड। आप किसी भी एक साइड से शुरू कीजिए, दूसरे पर खत्म कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक से स्टार्ट करूंगा, दूसरे पे एंड करूंगा, फिर एडजस्टमेंट्स पढ़ लूंगा। ठीक है, मैं पहले क्रेडिट साइड से शुरू करता हूं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ है सेल्स। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेल्स आ रही है, बताइए बात सही है गलत है? सही है, आना चाहिए था। सही। सर क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट एक ही बात है। ठीक है, इनकम टैक्स में इसमें भेदभाव नहीं है। ठीक है, बताइए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड पीएनएल की क्रेडिट पर आता है या नहीं आता है? आता है सर, ट्रेडिंग की क्रेडिट पे आता तो है, एक ही बात है। फिर दिया हुआ है गिफ्ट फ्रॉम फादर, पिताजी से गिफ्ट मिला, ये इनकम है क्या? सर ये तो इनकम ही नहीं होती। पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ रहा है गिफ्ट फ्रॉम फादर,
सर पिताजी से तो गिफ्ट मिलता है, वो तो एग्जम्प्ट होता है, ये कोई बिजनेस की इनकम थोड़ी है, इसे हटाना पड़ेगा सर। और बताइए इसको हटाने के लिए क्या करें सर? इसको हटाने के लिए ना पीजीबीपी की इनकम में से माइनस किया जाएगा। जब आप पीजीबीपी इनकम निकालेंगे इसको माइनस कर देंगे सर। आगे देखिए प्लीज। सेल ऑफ कार, कार बेची सर, कार क्या करें, कार बेची तो हाँ जी, कार का बिकना हमारे लिए क्या है सर? ये तो कैपिटल गेन का पार्ट है, यहां थोड़ी आना चाहिए था। एसेट की सेल हो रही है, पीजीबीपी का पार्ट नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट। सर इनकम टैक्स रिफंड, बताइए क्या इनकम टैक्स पे करना एक्सपेंस होता है? सर इनकम टैक्स पे करना एक्सपेंस नहीं होता। सोचिए जब एक्सपेंस नहीं होता तो इसकी रिकवरी इनकम कैसे हो सकती है? ना इनकम टैक्स पे करना एक्सपेंस है, ना इनकम टैक्स का रिफंड इनकम, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए प्लीज। डेबिट साइड पर सबसे पहले आ रहा है ओपनिंग स्टॉक, सही है गलत? सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। परचेजेस, ये भी सही है सर। वेजेस सही है, रेंट सही है, रिपेयर ऑफ कार सही है सर। पास्ट वेल्थ टैक्स पेड, वेल्थ टैक्स पे करना एक्सपेंस नहीं होता। एनी सम पेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, इसके खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। सर मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंस खर्चा है या नहीं है सर? क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा ये मेडिकल एक्सपेंस है किसका। मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने अपने किसी एम्प्लॉय का इलाज कराया, अब बताइए अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बिजनेस का खर्चा है सर। एम्प्लॉय मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है, एम्प्लॉय है, बिजनेस का एक्सपेंस है, अलाउड। लेकिन सोचिए अगर ये खर्चा प्रोपराइटर या प्रोपराइटर की फैमिली का हो तो फिर अलाउ नहीं नहीं है। करेंगे, पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा सर। आगे अभी ना मैं एडजस्टमेंट पे आऊंगा, उसमें लिखा हुआ है ये प्रोपराइटर के ट्रीटमेंट का खर्चा है। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट्स पढ़ूंगा 1 मिनट के बाद, मैं डिस्कस कर रहा हूं। सोचिए अगर एडजस्टमेंट में लिखा होता ये एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट है, अलाउ होता नॉट अलाउड? अलाउड होता सर। क्वेश्चन में लिखा है ये प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, बताइए अलाउ करेंगे या नॉट अलाउड? मैं नहीं करूंगा सर अलाउड, ये नॉट अलाउड है। ठीक है, तो मेडिकल एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, मैं अभी कह नहीं रहा, आगे चल के देखेंगे। आगे देखिए, टेलीफोन एक्सपेंस अलाउड है सर, कोई परेशानी की बात नहीं सर। इनकम टैक्स असेसमेंट एक्सपेंस, सर ये इनकम टैक्स का खर्चा नहीं है, असेसमेंट का खर्चा है। असेसमेंट के लिए कौन जाएगा सर? उसके लिए तो प्रोफेशनल जाएंगे ना, या तो सीए साहब जाएंगे या वकील साहब जाएंगे, है ना। असेसी ने इनकम टैक्स जमा नहीं कराया है, असेसमेंट का खर्चा दिया है। असेसमेंट का खर्चा बिजनेस का एक्सपेंस है सर। अगर इनकम टैक्स का असेसमेंट नहीं कराया गया ठीक से तो इनकम टैक्स वाले जाके दुकान पे ताला लगा देंगे, सील कराएंगे। ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए ये खर्चा करना जरूरी है, इसलिए इसे बिजनेस का एक्सपेंस माना है सर। देखिए कितनी कमाल की बात है, इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो पर्सनल लाइबिलिटी है। लेकिन ये पर्सनल लाइबिलिटी अगर आपने पता नहीं की तो होगा क्या? तो बंद होगी दुकान, डिपार्टमेंट जाकर बिजनेस प्रेमिसेस को सील कराएगा। तो असेसमेंट का खर्चा बिजनेस का एक्सपेंस है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का खर्चा बिजनेस का एक्सपेंस। ठीक है, टैक्स जमा कराना आपका पर्सनल एक्सपेंस है, वो नहीं आएगा पीएनएल में। इनकम टैक्स जमा कराना पर्सनल एक्सपेंस होता है, पीएनएल में नहीं आता। लेकिन जमा करवाएगा कौन? असेसी खुद तो करा नहीं पाएगा, सीए साहब की हेल्प लेनी पड़ेगी। उनकी फीस पर्सनल एक्सपेंस नहीं होता, वो बिजनेस का खर्चा है। क्योंकि जब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे डिपार्टमेंट आपको काम करने नहीं देगा। ठीक है, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, असेसमेंट का खर्चा है ना, अलाउड है सर। सर हाउस होल्ड एक्सपेंस ये नहीं अलाउड है सर, ये तो पर्सनल एक्सपेंस हो गया। जनरल एक्सपेंस, बिजनेस के जनरल खर्चे अलाउड है सर, कोई परेशानी की बात नहीं है सर। डेप्रिसिएशन ऑफ कार अलाउड है वैसे तो, बस मुझे चेक करना होगा 15% होना चाहिए कार का डेप्रिसिएशन। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि कार बिक गई। अभी मैं नीचे एडजस्टमेंट पर आऊंगा सर, वहां लिखा हुआ है एक ही कार है और कार बिक गई। और मैंने कल बताया था बिके हुए एसेट्स पे डेप्रिसिएशन
नहीं लगता। सर अगर सारे एसेट बिक जाएं तो ब्लॉक खत्म हो जाएगा, और जो ब्लॉक ही खत्म हो गया आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे कैसे? उसका बैलेंस तो जीरो आ जाएगा। जीरो का 15% कितना? जीरो। ठीक है ना, ये अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, जो एसेट बिक जाता है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। जब मैं आपको सेक्शन 50 पढ़ाऊंगा ना, वहां ये बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट क्लास में कल। आगे देखिए सर। तो सर डेप्रिसिएशन ऑफ कार अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? कार बिक गई, बिके हुए एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सर ये दिया हुआ देखिए, सेल ऑफ कार, आगे नीचे एडजस्टमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कार बिकी है, एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है एक ही कार थी। एक ही कार थी, वो बिक गई तो ब्लॉक खत्म हो गया, और ब्लॉक खत्म हो गया तो डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करूंगा। सर एडवांस इनकम टैक्स पेड, एडवांस इररेलेवेंट, बेकार में पागल बनाया है। आप करंट इनकम टैक्स पे करें, पास्ट इनकम टैक्स पे करें, आप एडवांस में इनकम टैक्स पे करें, अलाउड नहीं। एनी सम पेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। एडवांस टैक्स क्यों पे किया जाता है? सेक्शन 200 में लिखा हुआ है कि आपको अपनी इनकम का टैक्स एडवांस में देना पड़ेगा। इनकम टैक्स में लिखा हुआ है ना सर, अलाउ नहीं करूंगा, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, पीएमआरएफ इज प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। सर डोनेशन देना अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन सर इस पर पुण्य मिलेगा, छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, इन्होंने डोनेशन दे दी, इसका बिजनेस से क्या रिलेशन है? डोनेशन बिजनेस देता है क्या? नहीं सर, पर्सन देता है। भाई मैंने एक गरीब आदमी को देखा, एक भिखारी बेचारा बहुत परेशान भूखा बैठा था, मैंने खाना खिला दिया सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। इससे बिजनेस की सेल कैसे बढ़ेगी? ठीक है, इसे आप अपने पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते। ठीक है, आपने डोनेशन दी, पीएनएल में नहीं आएगी सर। चैरिटी करी, पीएनएल में नहीं आएगी सर। चैरिटी करना पर्सनल एक्सपेंस होता है सर। जो लोग चैरिटी करते हैं वो चैरिटी क्यों करते हैं? पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए सर। इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ये खर्चा पीएनएल में नहीं आएगा। और प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। आगे देखिए प्लीज। मिस्टर राहुल बजाज कैरीज ऑन हिज बिजनेस फ्रॉम अ रेंटेड प्रीमिसेस, हाफ ऑफ विच इज यूज्ड फॉर हिज रेसिडेंस। सर देखिएगा प्लीज, रेंट आ रहा है पीएनएल की डेबिट पर, रेंट। क्वेश्चन कह रहा है हमने रेंट दिया है 8 लाख रुपए का। अब इससे रिलेटेड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या? वो ये कि ये जो 8 लाख रुपए का रेंट है ना, आधा बिजनेस यूज का है, आधा पर्सनल यूज का। एक प्रीमिसेस हमने किराए पर लिया हुआ है, आधे में रहते हैं, आधा बिजनेस यूज में आता है। तो जिस आधे में रहते हैं उसका रेंट पीएनएल में आएगा क्या? नहीं सर, ये रेंट पीएनएल में नहीं आएगा। तो क्या करें? इसको डिसअलाउ कीजिए सर, डिसअलाउ कीजिए। ये जो रेंट है, इस रेंट का क्या होगा? डिसअलाउ कर दिया जाएगा। हाफ रेंट डिसअलाउड। सर आगे देखिएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ड्यूरिंग सिकनेस ऑफ मिस्टर राहुल बजाज फॉर हिज ट्रीटमेंट। पर्सनल एक्सपेंस हो गया, छूट नहीं मिलेगी सर। अगर यहीं पे लिखा होता ये एम्प्लॉय के सिकनेस पर, एम्प्लॉय के ट्रीटमेंट के लिए किया है तो अलाउड होता। राहुल बजाज के ट्रीटमेंट के लिए है ना, नॉट अलाउड, पर्सनल एक्सपेंस है सर। तो बिजनेस की भाग दौड़ नहीं तो बीमार हुआ ऐसा कुछ कह दे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं चलता सर। यही तो कहा था मिस्टर शांति भूषण ने कि मेरे क्लाइंट ने हार्ट का ऑपरेशन कराया, हार्ट इज अ मशीन, डेप्रिसिएशन अलाउ कर दो। हाँ, हाई कोर्ट के जज साहब नाराज हो गए थे इस बात पर। आइए नेक्स्ट। राहुल बजाज बॉट अ कार ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹6 lakhs. He charged 15% depreciation on the value of the car. यहां तक की सारी बातें सही हैं। 6 लाख की कार खरीदी, 15 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा। प्रॉब्लम इसकी बात नहीं है, प्रॉब्लम की बात यह है इन्होंने इस कार को बेच दिया और बिके हुए एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं। देखिए 5,10,000 का बेचा है ना, देखिएगा सर, पीएनएल की क्रेडिट पे आ भी 5,10,000 दे रहे हैं। ये वही कार है जो इन्होंने करंट ईयर में खरीदी, 15% का डेप्रिसिएशन लगाया और बेच दी।
बिके हुए एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता। सर एक और बात सुनिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कार का यूज 1/4 पर्सनल है, कार का यूज 1/4 पर्सनल है। सर अगर आप पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे कार को तो जो पर्सनल यूज वाला पोर्शन है ना उसके खर्चों की छूट नहीं मिलेगी। ये बात हम लोगों ने अपने पास सेक्शन 38 में डिस्कस की थी। जब हम सेक्शन 36(1) पढ़ रहे थे ना उसके फौरन बाद हमने कहा था सेक्शन 38, अगर आप कोई भी ऐसा एक्सपेंस करें जो पार्टली ऑफिशियल हो पार्टली पर्सनल, तो पर्सनल वाले एक्सपेंस की छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑफिशियल वाले एक्सपेंस की छूट मिलेगी। कार मैं अपने बिजनेस यूज में लाता हूं, क्लाइंट से मिलने जाता हूं, कस्टमर से मिलने जाता हूं, कभी कभी घूमने भी जाता हूं, तो वो जो घूमने जाने का खर्चा है उसकी छूट नहीं दूंगा। कितना घूमने जाता है? क्वेश्चन कह रहा है 1/4 घूमने जाता है, तो 1/4 घूमने जाता है ना, 1/4 एक्सपेंस डिसअलाउड, 1/4 एक्सपेंस डिसअलाउड। कितना एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा? 3/4 कर दिया जाएगा, 1/4 नहीं किया जाएगा। आगे देखिए प्लीज। तो सर कार का खर्चा दिया हुआ है क्या? हाँ दिया है ना, ये देखिए रिपेयर ऑफ कार दिया हुआ है 2 लाख रुपए, इसका 3/4 1.5 लाख अलाउड है, 1/4 50,000 नॉट अलाउड, 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। सर रिपेयर को नहीं सर अलाउ कर देंगे। सर डेप्रिसिएशन डिसअलाउड है ना, डेप्रिसिएशन, रिपेयर थोड़ी। सर मेरे पास एक कार थी, कार का डेप्रिसिएशन कब लगेगा? इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन लगता है 31 मार्च को। आप कोई भी एसेट उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं वो आप तभी कर सकते हैं जब साल के एंड में वो आपके पास हो। 31 मार्च को अगर आपके पास कार है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, वरना डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। इन्होंने कार बेच दी, एसेट ही नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सर लेकिन जो इस दौरान रिपेयर्स कराई वो तो हो गई, रिपेयर्स तो हो गई, वो तो आएगी पीएनएल में। भाई मेरे पास 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 8 महीने, सर 1 महीना कार थी, पेट्रोल तो डला होगा ना, बिजनेस के काम से पेट्रोल डलवा के क्लाइंट से मिलने के लिए गया, पेट्रोल का खर्चा पीएनएल में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्रिसिएशन नहीं लग पाएगा क्योंकि आपने कार बेच दी, सर पेट्रोल का खर्चा तो आएगा, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा था जो हमने खर्चे किए हैं रिपेयर्स के 3/4 ऑफिशियल है, 1/4 पर्सनल है, तो पर्सनल वाला नहीं आएगा। 2 लाख में से 1/4 50,000 डिसअलाउड, 3/4 1.5 लाख अलाउड। सर अगली जरा इंफॉर्मेशन देखिएगा प्लीज। सर वेजेस इंक्लूड, वेजेस ऊपर वेजेस दिए होते हैं 8 लाख रुपए के, 12 लाख रुपए के, सॉरी 12 लाख के, इन 12 लाख के वेजेस में शामिल है 2,40,000 रुपए ड्राइवर के। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। भाई ड्राइवर को जो सैलरी दी उसे वेजेस में जोड़ के दिखा दिया, ये वेजेस है या सैलरी? इन सब झगड़ों में हम नहीं पड़ते सर, खर्चा है ना, ओ भाई बस खर्चा है, पीएनएल में आएगा, बात खत्म हो गई। वेजेस के नाम से दिखाएं या सैलरी के नाम से, हमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये सारी बातें अकाउंट्स में मैटर करती हैं। वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी पीएनएल में जाएगी। मैं ना ट्रेडिंग देखता ना पीएनएल, मैं मुझे तो पैसे चाहिए सर बस। ठीक है, गांधी जी का फोटो मुस्कुराता हुआ नोटों पे, बस और कुछ नहीं चाहिए सर। डिपार्टमेंट को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपने खर्चा ट्रेडिंग में दिखाया है या आपने पीएनएल में, वो कहीं भी मत दिखाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस टैक्स दे दीजिए। ठीक है सर, वेजेस पीएनएल में दिखा दिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है किसमें है? कार 1/4 पर्सनल यूज में आई थी, तो ड्राइवर भी तो 1/4 पर्सनल कार चला रहा था, तो 1/4 खर्चा अलाउ नहीं करूंगा। तो इस 2,40,000 का 1/4 60,000 का वेजेस डिसअलाउ कर दिया जाएगा। सर मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि इसे आप सैलरी कहते हैं या वेजेस, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है पर्सनल एक्सपेंस पीएनएल में क्यों दिखा रहे हैं। तो मैं वेजेस का 1/4, पूरे वेजेस का नहीं सर, ड्राइवर की सैलरी का 1/4 60,000 रुपए डिसअलाउ कर दूंगा, इसकी इनकम में जोड़ दूंगा। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन पूरा डिसअलाउ कर दिया क्योंकि कार बेच दी। रिपेयर
और ड्राइवर सैलरी 1/4 डिसअलाउ कर दूंगा क्योंकि वो पर्सनल है, और 3/4 अलाउ कर दूंगा सर, वो ऑफिशियल है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए सर। इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब जरा टाइम कम बचा है, और आज इत्तेफाक से मैं इसका प्रिंट आउट निकाल के नहीं लाया, फिर बार बार शीट चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कल। इसी पैटर्न पे हमें इसके क्वेश्चंस को करना है सर। क्वेश्चन करने से ही कंसेप्ट क्लियर होंगे। पीजीबीपी के अगर हम प्रोविजंस पढ़े ना, दे आर वेरी बोरिंग, मोनोटोनस, थ्योरी 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 चली जा रही है। लेकिन इनको आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मिक्सअप कर लेंगे सर, इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, पीजीबीपी खत्म होने वाला है। 6 क्लास हो चुकी पीजीबीपी की। पीजीबीपी सर इज वेरी वेरी इजी। आप देखिए ज्यादातर लोग पीजीबीपी में परेशान रहते हैं, लेकिन मैं मतलब बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, ठीक है सर। आप ना आराम से, अभी हमारे पेपर में 1 महीना 1 दिन है, पेपर के बाद भी सर हम यही हैं, कोई बात थोड़ी है। आप आराम से ढूंढ के सर, 1 मिनट जरा, आप आराम से ढूंढ के ना मुझे पीजीबी का कोई एक प्रोविजन बता दीजिए कि सर ये वाला प्रोविजन बड़ा मुश्किल है, ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। सर ये पीजीबी के वेजेस सर इंक्लूड है 1 मिनट में डिस्कस करें सर, 1 मिनट में प्लीज। ओके सर। जी सर, मैं ये कह रहा था कि पीजीबीपी के सारे प्रोविजन बड़े इजी हैं, एंड पीजीबीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है सर, और जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रोविजन आ जाते हैं कि हाँ कैपिटल गेन में शेयर की कैलकुलेशन समझ में नहीं आती। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कह नहीं रहा, ठीक है। या सेक्शन 54 के प्रोविजन याद नहीं रहते सर, यहाँ तो सारी बातें डायरेक्ट है। ऑल द प्रोविजंस आर डायरेक्ट एंड ऑल द प्रोविजंस आर वेरी वेरी सिंपल। तो अगर आप इन प्रोविजंस को बहुत अच्छी तरह से बार बार रिवाइज करते रहें तो ये चीजें ना इजीली लर्न हो जाएंगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। आलोक सर, आप कुछ पूछ रहे थे सर? हाँ सर, ये वेजेस इंक्लूड जो है 2,40,000 ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर राहुल बजाज ड्राइवर। जी सर, जी सर। 1/4 पर्सनल यूज है क्या? 1/4 इसमें से भी डिसअलाउ हो गए क्या? जी सर, जी यही मैं डिस्कस कर रहा था कि 3/4 वेजेस अलाउड हैं और 1/4 डिसअलाउड है। ओके, थैंक यू सर। जी सर, और कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सो जो डेप्रिसिएशन देते हैं काम में, तो इसीलिए तो देते हैं कि उसमें रिपेयर में कुछ खर्चा होगा, उसकी वेयर एंड टेयर में। तो जब वो दे ही दिया वेयर एंड टेयर, नहीं तो नहीं फिर सर, डेप्रिसिएशन किस बात का? रिपेयर अलग चीज है डेप्रिसिएशन ले रहे बलरान हैं सर, किस बात का? रिपेयर अलग चीज है सर, डेप्रिसिएशन अलग चीज है सर। डेप्रिसिएशन से हमारे एसेट की वैल्यू डाउन होती है सर। रिपेयर तो आप ये समझ लीजिए कि कार की सर्विसिंग करवाई, कार में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई सर, उसकी रिपेयर कराई, है ना। तो ये जो रिपेयरिंग है सर, ये एक्सपेंस अलग है, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस अलग है। डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करूंगा, रिपेयर अलाउ कर दूंगा। बट इलीगल एक्सपेंसेस तो हम डिसअलाउ करते हैं। जी सर। बट इलीगल हमारा जब इनकम होता है तो हम टैक्स लेते हैं ना उसमें। जी सर, बिल्कुल लेते हैं एक्सपेंसेस तो हमें सर। करना चाहिए, इलीगल इनकम कमानी चाहिए या नहीं कमानी चाहिए? नहीं कमानी चाहिए, बट है हम ना। उस पर टैक्स तो तो ले सर, रहे हैं ना सर। हाँ सर, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर मान लीजिए इलीगल इनकम पे टैक्स नहीं लगाया तो शैलेश सर आप एनकरेज नहीं कर रहे फिर इलीगल इनकम को। सर ऐसी इनकम्स पे टैक्स नहीं लगाते हम जिनको हम एनकरेज करते हैं। इलीगल इनकम को एनकरेज करना चाहिए या डिस्करेज करना चाहिए? डिस्करेज करना चाहिए, है ना। लेकिन एक तो जनरल है ना इसीलिए पॉलिसी कि जब इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर तुमने कोई इलीगल इनकम कमाई तो इनकम पे तो टैक्स लगा देंगे, खर्चे की छूट नहीं देंगे। अगर कोई आदमी इलीगल इनकम कमाता है तो एक्सपेंस की छूट नहीं दूंगा, इनकम को टैक्सेबल कर दूंगा। तो वो थोड़ा सर बचेगा इस काम से, कहेगा यार क्या फायदा, इतना हैवी टैक्स लग जाना है, फायदा कुछ होगा नहीं, और अल्टीमेटली मैं काम तो गलत कर ही रहा हूं, है ना। तो वो गलत काम करने से बचेगा। ठीक है सर, दैट्स ऑल फॉर पीजीबीपी। यस सर एक बार सर इसका दिखाइए सर। सर, एक